दिया था। उससे पहले मैंने हम लोग रिद्धिमा मास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मार्स किसके मार्स What does it mean by mass? ठीक है, that is what does it mean by mass? The amount of matter contained within a body is called its mass. कितना उसमें उसका मास है। मास क्या चीज है? मैटर की अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर इक्वल्स मास। कंटेंट जिसमें जितने ज्यादा एटम्स उतना ही उसका मास। सर पेज नंबर समझ में आ गया है? पेज नंबर अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स में लाओ। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन विदिन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। जैसे अगर ये कहा जाए कि ट्रक हैज मोर मास देन कार, क्योंकि ट्रक में अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है कि कार में? ट्रक में ज्यादा होगा। जाएगा प्लास्टिक ट्रक क्यों ज्यादा होगा। more mass than car। इसका मतलब है, और मास की मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब है एनीथिंग। मैटर की भी डेफिनेशन लिखो, एनीथिंग which made up of atoms एनीथिंग which occupies space which occupies occupies space and made up of atoms space and made of, किसका बना हो बोलो? atom and made of atoms। अगर एटम्स होगा तो उसमें फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होगा, उसका चार्ज भी होगा, उसे मैटर कहेंगे। जिस चीज को इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इनको तुम आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। एयर भी मैटर है, हैं? सर एयर ऑक्यूपाई करती है स्पेस। हाँ, एयर अगर भर दो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो टायर फट भी जाएगा। तो इस तरीके से इट कैन बी परसीव्ड बाय, ये जो है महसूस किया जा सकता है, परसीव्ड बाय सेंसेस। सेंसेस का मतलब है फील कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या है मैटर का? जैसे एयर, वाटर, कोई भी सॉलिड, चेयर, कोई भी। तो तुम्हें समझ में आ गया। अब आप देखेंगे मास तो तुम्हें समझ में आ गया। मास को किस में एक्सप्रेस करते हो? केजी में। जो जितने ज्यादा केजी का होगा उसका मास भी उतना ज्यादा होगा। 2 केजी आलू का मास ज्यादा होगा कि 1 केजी? 2 kg। 2 kg तो ये इसलिए इसकी मास की यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज केजी। मोर अमाउंट ऑफ केजी तो ज्यादा मास। 2 किलो आलू ज्यादा होता है ना 1 किलो से। अब अगला देखो, मास चेंज नहीं होता। हाँ? मास का अमाउंट चेंज नहीं होता। वेट का मतलब है डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। इसको भी लिखो, वेट क्या चीज है? वेट का मतलब क्या है बोलो? जब अर्थ अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है। डाउनवर्ड पुल। सिर्फ अर्थ ही नहीं, अगर तुम किसी और भी प्लेनेट पर हो और वहाँ तुम्हारे ऊपर जो भी डाउनवर्ड पुल लग रहा है उस सब वेट। हम वहाँ की बात कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड पुल, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तुम लिखना चाहो तो अर्थ लिख सकते हो, अभी लिख सकते हो 8th तक। 9th में फिर बहुत सारे प्लैनेट्स का एक साथ डिस्कशन होगा, तब फिर अर्थ ना लिखना। अभी लिख सकते हो कि डाउनवर्ड पुल ड्यू टू अर्थ लिख सकते हो, और नहीं तो डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी लिखना ठीक है। फिर तो जहाँ की ग्रेविटी होगी वो उसे खींचेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होती है। ऑब्जेक्ट में नहीं होती। जैसे पेन है तो ये पूरा जो अर्थ है ना वो उसे खींच रहा है। सर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को खींचता है, हाँ, वो उसकी ग्रेविटी है। तो जो भारी होता है उसके अंदर ग्रेविटी। सबके यही है। ग्रेविटी का मतलब ही है गुरुता, और गुरुता से ही गुरुत्व बना और गुरु भी बना। गुरु कौन है? जो बड़ा है वही गुरु है, वही ग्रेविटी है। तो समझ आया? तो विच इज ग्रेटर, उसकी ग्रेविटी छोटे को खींचती है। अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी सबके अंदर ग्रेविटी होती सबके अंदर, स्पेन के भी अंदर है। लेकिन अगर स्पेस में इसके पास एक छोटा सा पार्टिकल लग तो वो इसे खींच लेगा। सर तो जिसके Space पास है। ज्यादा ग्रेविटी है। हाँ, तो जिसके पास ज्यादा है वो दूसरे को समझ खींचे। नहीं आएगा। सर एयर की अभी बात बता ग्रेविटी दे। होती सर है। तभी अगर जैसे अपन ग्रेविटी की बात हो। अभी बता दे रहे हैं। इसे क्या कहेंगे बोलो? वेट। अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसी चीज को समझा रहे हैं। अभी आपको वेट समझा। समझो, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है।
ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, ये इसको अपनी ओर खींचे और ये इसकी ओर खींचा चला है। तो किसी भी मासेस के बीच में हो सकता है, किसी किन्हीं भी अर्थ दो और मास के any two objects in universe, any one object attracts other objects in the universe due to gravity. one object will have. This force is called the gravitational force. लिखो इस चीज को, what is the gravitational force? Any one object in universe, any one, सर तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो करेगा। आप दोनों का in तो मैं universe, दूसरा करेंगे। universe attracts other object, ठीक है, with a force, एक फोर्स से काम करेगा। सर आप बता रहे थे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो, बट जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। खींच भी लेता है। और दोनों जब सेम मास के मैटर के होंगे और मास के होंगे तो अभी बता, any with a force, it is called, इसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किस पे डिपेंड करेगा? बोलो। यस, फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। ये चार्जेस की वजह से नहीं है। चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और मास की वजह से जो और पड़ता है gravitation। वो तो मास so it is called gravitational force. It acts between them. ये उनके बीच क्यों काम करता है? Between them due to masses. If mass is more, then the gravitational force is more. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. बहुत बड़ी चीज और बड़ी चीजों के बीच सन और अर्थ के बीच ज्यादा ग्रेविटेशन। सर तो समझ में आया बात कि नहीं? अब मान लो ये पेन है और हम कहें कि इनके डिब्बी की ओर क्यों नहीं खींच रहा है, तो नहीं खींच रहा है क्योंकि उतना फोर्स नहीं है, और वैसे भी इनके बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, फोर्स है इनके बीच में। अगर स्पेस में रख दोगे तो चिपक जाएंगे। तो वहाँ स्पेस पे में तब किन्हीं भी दो मास के बीच में, यहाँ पर ऐसे रखा है ना, एयर में भी हम इसे छोड़ नहीं सकते सिंपली। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्यों इन दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई भी दो चीज जिसमें मास है वो उनके बीच ग्रेविटेशनल, सर तो यहाँ क्यों नहीं वर्क कर रहा वो? क्योंकि वो इतना वीक फोर्स है, जब बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है तभी थोड़ा सा बनता है। सर अर्थ और भी तो हाँ? तो वो बड़ी है। स्पेस में वहाँ उनके बीच वैक्यूम है, एयर डायरेक्ट नहीं है, उनके बीच में हवा नहीं। बस एयर की वजह से एयर की वजह से भी अपनी ये दोनों नहीं, जब तक ये एक दूसरे की ओर आएंगे भी थोड़े वो, तब तक ये गिर के धरती में पहुंच जाएंगे। तो तुम क्या करोगे? पास तो नहीं जा सकते, स्पेस में छोड़ दोगे तो ये अट्रैक्ट होगा। ये स्पेस में ये अट्रैक्ट होंगे और ये अभी नीचे अट्रैक्ट होंगे, तो क्या मालूम? अब इसकी अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है पर, लेकिन अर्थ इतनी भारी है। मान लो तुमसे एक बात करें, इन दोनों के बीच फोर्स है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? देखो मान लो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन दोनों लगा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ 10 न्यूटन से तुम एक मोती को मारो, क्या उछल जाएगी? पर दो 10 न्यूटन फोर्स, एक मोती को फोर्स लगाओ, उसे मारो, फ्लिकर करो उंगली से, तो क्या उछल के दूर चली जाएगी? उसी 10 न्यूटन से तुम एक पहाड़ को मारो, नहीं होगा। हैं? तो वो तो नहीं मार पाओगे। फोर्स वही है, ये भी 10 न्यूटन लगा रहा धरती भी इस पे, लेकिन धरती का जब 10 न्यूटन है, हल्की चीज को खींच लेगा। हल्की चीज है तो थोड़े से धक्के से ही बच्चा गिर जाएगा। अब भारी आदमी पहलवान तो उसी धक्के से गिरावे तो क्या पहलवान गिरेगा? No, तो sir. फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है, ये भी, ये पेन अर्थ पे भी लगा रहा है। लेकिन क्या इतनी बड़ी धरती के लिए 10 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट है? No, sir. वो इसको खींच पाएगा? लेकिन उसी 10 न्यूटन से दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अकर इन पेयर। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। हैं? बोलो बोलो। सीधे कैसे खड़े सीधे कैसे खड़े हैं? सीधे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें अट्रैक्ट तो किया जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर कुछ निगेटिव चार्जेस हैं। तो निगेटिव चार्जेस होने की वजह से, अभी तुमको मालूम है कि एक तुम्हारे हाथ में कबूतर का पंख तुम इतने लेकर खड़े रहते हो, सारी दुनिया आश्चर्य कर रही है कि सोनल एक कबूतर का पंख कैसे लिए खड़ी है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस कबूतर, ये मान लो कबूतर का पंख, पूरी धरती उसे खींच रही है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर, उसके अंदर निगेटिव चार्ज सब में आ गया। निगेटिव की वजह से रिपल्सन और धरती की वजह से अट्रैक्शन दोनों बैलेंस कर लेते हैं।
अगर हमारे अंदर से सारा चार्ज डिस्चार्ज कर दिया जाए तो धरती इतनी तेजी से खींचे कि हम लंप ऑफ मीट बनकर मांस का लौंदा बनकर चिपक जाए धरती। सिर्फ डिस्चार्ज कर दिया जाए। कोई तुम्हारे सारे निगेटिव चार्ज हमें रिपेल कर रहा है, इरेक्ट करके रखे, लेकिन वो सारे चार्ज हटा दो तो सिर्फ ठक से धरती पे चिपक जाए। स्लम जैसे स्लाइम माउल्ड होता है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अभी तुम ग्रेविटी बहुत सारा समझने के लिए तुम्हें बहुत सारे कैलकुलेशन और बहुत कुछ जानना चाहिए, लेकिन हमें उतना बताना नहीं है। आप इतना समझ लो, 2 मासेस क्या अट्रैक्ट करते हैं? क्या सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। मून जैसे है तो इसी तरीके से मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये किस वजह से बताइए? दैट इट इज़ ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पेड़ से अगर सेब गिरता है धरती पर तो क्यों गिरता है? तो मास है, एक मास दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, नहीं तो उल्टा चला जाता। सेब नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि उसे कौन अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटी। ये तो तुम डेली के पेन भी अभी मैं गिरा दूं तो नीचे क्यों गिर रहा है बताओ? एक मास को दूसरा मास सर अट्रैक्ट। एप्पल में भी तो वो माइनस चार्ज मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस के बारे में अभी तुम छोड़ दो, उसको समझाने के लिए तुम्हें बहुत बताना पड़ेगा। कम से कम 5-6 क्लासेस लगेगी। जैसे तुमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया है ना, वैसे ग्रेविटी को और मैग्नेटिज्म को भी यूनिफाई किया जा सकता है। दैट इज उतना तुम क्यों सोचती हो चार्ज के बारे में? तुम ग्रेविटी समझ रही हो कि नहीं? कंपैरिजन के लिए तुम्हें बहुत कुछ अभी सीखना होगा ग्रेविटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर मैं यूनिफाई करूँगी। इवन क्लास 12 की बुक में भी यूनिफाई किया गया, तुम वहाँ तक मत जाओ। ग्रेविटी तो समझ रही हो ना कि सेब गिर जाता है, इसी तरीके से तुम ये भी समझ रही हो। तो तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास। इससे ज़्यादा तुमसे न पूछा जाएगा, जितना जानते हो एक्स्ट्रा ही है। इसके अलावा समझ में आ गई बात की नहीं? Yes, sir. तो इसके 4 एप्लीकेशंस कल क्या बताए गए थे कि दैट इज मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, या मून इज बाउंड टू अर्थ। मून क्यों नहीं छोड़ के चला जाता धरती को? Because sun is bound to earth. एप्लीकेशन इसके यूजर्स क्या है बोलो? Earth is bound to sun. वी आर बाउंड टू अर्थ। Earth is bound to sun. न्यूटन तो वेट की वजह से Moon is bound to earth. हाँ, तो ये भी एक फोर्स ही है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कोई भी नहीं वेट होता। की सर हाँ, वेट की भी है, फोर्स की भी, सब। सर सन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना, सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और तो जैसे कि जो अर्थ है वो एस्ट्रॉइड्स को अट्रैक्ट करता है और वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चले जाता है। वैसे जो सन है उसका मास भी तो इतना ज़्यादा बड़ा है, तो वो उसको जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर देता? अट्रैक्ट कर ही रहा है। ये देखो, मतलब से अपने अंदर ही क्यों नहीं ले लेता? अभी बता रहा हूँ, ये सन है, ठीक है, और अर्थ सन की नहीं थी, ये बहुत दूर से पीछे से आ रही थी। अर्थ कहाँ से आ रही थी? दूर से, अच्छा, पीछे जब से। पीछे से आई, जब यहाँ इसके पास पहुंची तो सन ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ। तो अब जैसे मान लो यही कहा, ये जैसे अर्थ जा रही है लेकिन सन यहाँ पे है, तो अरे उसने कहा कहाँ जा रही, मेरे पास आओ, तो वो मुड़ गई। अब क्या हो गई बोलो? जा इधर रही है और उस पर कोई इधर धक्का मारे, फोर्स लगाए ऊपर की ओर, तो वो किधर मुड़ जाएगी? अब वो इधर जाने लगी, क्योंकि किसी की टेंडेंसी होती है जो जहाँ जा रहा है वहीं जाएगा जब तक फोर्स न लगाया जाए। तो फिर तो पहले वो ये ऐसे जा रही थी अर्थ, तो उसने कहा कहाँ जा रही, मेरी तरफ आओ, तो ऐसे मोड़ लिया, उधर जाने लगी। फिर बोला अरे कहाँ जा रही हूँ, मैं तो इधर हूँ, फिर मोड़ा। अरे तुम वहाँ कहाँ जा रही हो, मैं फिर मोड़ा। हर एक सेकंड में ये मुड़ रहा है, हाँ? खुद कैसे मुड़ रहे हैं? मुड़ नहीं रहा। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। बहुत भारी है। कल आपने देखा था कितने 1,30,000 अर्थ उसमें आ सकती हैं, आ सकती हैं कि नहीं आ Yes, सकती? sir. तो फिर अब अर्थ इधर जाने लगी, लेकिन उस पर जब इधर फोर्स लगा तो उसका रिजल्टेंट किधर बना? इधर। अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो सीधा सन पे गिर जाए। फिर इसने अपनी ओर किया, तो बोलो अब तुम्हें पता चल गया कि ऐसे क्यों मूव कर रही है? Yes, जो sir. मोमेंटम से हाँ, अगर उसमें मोशन रुक गया तो सीधा इलेक्ट्रॉन ही अगर घूमना बंद कर दे सीधा प्रोटॉन में आके गिर जाए। जिन लोगों ने, जिन इलेक्ट्रॉन ने घूमना बंद कर दिया वो प्रोटॉन के ऊपर आके गिरे और न्यूट्रॉन बना दिया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो न्यूट्रॉन। सर एस्ट्रॉइड होते हैं वो घूमते नहीं है। ये देखो, ये सन है और सन के चारों तरफ क्या है? बुध को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? दैट इज मरकरी, फिर वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद फिर एस्ट्रोनॉट्स की बेल्ट है। सर हम अर्थ से भी आते हैं। फिर क्या है?
मार्स। तो इसमें कुछ आपस में जब आप कहीं बहुत सारे मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, अगर टकरा गए आपस में कोलाइड कर गए तो वो अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल देते हैं, अपनी ऑर्बिट अपना रास्ता, और ऐसे में वो कभी कभी अर्थ पे भी गिर जाते हैं। और तो कोई बात नहीं, अदरवाइज वो सन के ही चारों घूमना है। ठीक है, सर जुपिटर के बीच हम में मार्स और जुपिटर जुपिटर के बीच में। तो फिर इसका मतलब है कि ये मार्स इसके बाद होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद सर नेपच्यून। देखो, आपने कहा कि जिसका मास ज्यादा होगा वो वीनस, ज्यादा अर्थ, मार्स, gravitation जुपिटर। force जो ज्यादा मास वाला होगा वो खींच लेगा हल्के लेगा। वाले। खींच लेगा, तो ये क्यों नहीं खींच रहा है? सन जो है वो यूरेनस। ये खींच ही तो रहा है, नहीं तो ये सीधी ना चली जाती इसके खींचने की वजह से। देखो, अगर देख लो, सुनो इस बात को, कोई इधर जा रहा है, नहीं है, और कोई इधर खींचे तो बोलो, एक इधर से खींचे एक इधर, तो ये कहाँ जाएगी? बीच में जाएगी। जिसके बाद ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ। ज्यादा फोर्स वाला नहीं, दो लोग अगर ताकत लगाते हैं किसी चीज पर, एक इधर धक्का दे और एक इधर धक्का दे, तो ये बीच में जाएगा। समझ में आया? रिजल्ट है, आप समझो इस चीज को। इस पत्थर को एक बच्चा इधर खींचा, एक बच्चा इधर खींचा, पत्थर किधर जाएगा? बीच में बीच में जाएगा। समझ? ज्यादा फोर्स, इसका इसके फोर्स का कुछ कंपोनेंट नहीं। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा लगा दे तो फिर इधर आने लगे, ऐसा नहीं है। मान लो इधर से भी खींचा जाए, ज्यादा ताकत से जिस तरफ खींचोगे ऐसे ही तो होता है, जिस तरफ से ज्यादा ताकत जाएगी। ये देखो, चलो ये देखो, अब ये यहाँ पर ये छल्ला है, ठीक है। अब इस छल्ले को यहाँ से भी खींचा जा रहा है, इसको ऐसे खींचा जा रहा है, अरे ओ शिवांग डायरेक्ट ये देखो, और यहाँ पर भी खींचा जा रहा है। तो ये किधर जाएगा? मान लो इसको जस्ट हल्के से पकड़ के कोई रखे, तो अगर दो तरफ से लोग खींचे जाएंगे, इसको पकड़ो जरा उधर से, हल्के से ही पकड़ना और आने देना। एक इधर से खींचे एक इधर से, तो धीरे धीरे अगर छोड़ा जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है किधर जाएगा? बीच में जाएगा। अब छोड़ दो तुम, देखो किधर जा रहा है। अरे बीच में नहीं, फिर से पकड़ो, फिर से चलो, समझो, खींचो इसको, पकड़ो। अभी देखना है इस बार, ये देखो दो तरफ से। अब तुम इस छल्ले को देखना, छोड़ो, कहाँ गए? वहाँ जा रहा है। नहीं? हाथ में छोड़ यहाँ जाएगा एकदम ऊपर चला जा रहा है। आप उसको पकड़ो जरा। लेके डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में ठीक, वो बीच में जा रहा है। अब छोड़ो, देखो किधर तुम्हें लग रहा है? ये दोनों डायरेक्शन से खींचो। मैं दो तरफ खींच रहा हूँ, अभी छल्ला कहाँ जाएगा? इधर आएगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब दो फोर्स लगेंगे तो बीच में जाना। अब इधर देखो कि यहाँ पर, छोड़ दो इस चीज को, बस इतनी सी बात है। अगर मोशन हो रहा है तो मोशन की वजह से वो सीधा नहीं गिरेगा, क्योंकि मोशन की वजह से अगर आप कभी भी मौत का कुआं देखा है, यस सर, नहीं उसमें अगर बाइकर बाइक चलाना छोड़ दे सीधा बीच में गिर जाएगा। इधर गिरेगा नीचे। समझ आया? उसका जो मोमेंटम है उसको वो बचा के रखता है। एक डायरेक्शन में चलने की उसकी अपनी टेंडेंसी, और एक तरफ का फोर्स इसीलिए बीच में जाता है हर बार, वो बीच में, अगर दो में जो है वो बीच है ना। अगर वो सिर्फ उसकी बाइक खराब हो जाए तो भी मौत उसकी निश्चित है। हाँ, बोलो। मतलब जैसे कि दो तरफ से खींचा जाता है, दो बीच में जाना है, इसी तरह शायद इधर जाना चाहती थी, सन ने इधर खींचा तो बीच में गया। बट फिर- सर तो हम तो एक ही से खींचा जा रहा क्या? है, तीन तरफ से उसको खींचा जा रहा है। तो छोड़िए, अभी हमें आपको उसको बहुत कुछ समझाने के लिए बहुत कुछ बता, कुछ लोगों को समझ में आ गया है, अब आप छोड़ दीजिए। आपको ग्रेविटी का मतलब समझ में आया ना? ये सब समझाने के लिए 9th के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाओ, क्योंकि फिर उतना हमें ये तो पढ़ा होना चाहिए। तो आप इतना समझ लीजिए, वी आर बाउंड टू अर्थ। ग्रेविटी की वजह से क्या है, अगर अर्थ रुक जाए मोशन करना, बस सारे प्लैनेट्स गिर जाए सन में, इतना तुम जानो। सर सही है? चलने की वजह से ही वो बची हुई है, और अगर चलना बंद कर दे तो क्या होगा? अर्थ की तरफ। सही? सर तो अर्थ सर- वो हमने डायरेक्शन बता दी, इधर जा रही, इधर फोर्स है तो बीच में इसीलिए जा सर, रही। अगर ये बंद कर दो तो सीधा भी। सर देखो, हम अर्थ से बाउंड है, अर्थ अब मून से आगे देखो, बाउंड है, और वी आर बाउंड टू अर्थ। मून अब ये देखो, ये सन है, वी आर बाउंड टू, और ये बताओ इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है, और और ये मून है, अर्थ के चारों मून तरफ। किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? अर्थ के। बोलो, समझ आ गई बात की नहीं? यस सर। वी आर बाउंड टू अर्थ। और ये जो इस पे खड़ा हुआ आदमी है, ये, तो वी आर बाउंड टू अर्थ, मून इज बाउंड टू अर्थ, सर अर्थ इज बाउंड टू सन। बोलो बात समझ आए?
जैसे सर हमको खींचते इसलिए क्या बोलते हैं अर्थ रोटेट करती है उसके चारों ओर। हाँ। तो सर्कुलर मोशन में क्यों नहीं करती और ऐसे ओवल टाइप में क्यों करती है और ओवल टाइप पे करती है, इट इज द इलिप्टिकल मोशन। ये कैसा मोशन है? Elliptical ये motion। ऐसा मोशन है कि जिसमें दो फोकस हैं। जैसे कि तुम दो नेल्स ले लो, पता है पता है ना? Yes, और sir। उनके बीच में धागा बांध दो और फिर उस धागे को टॉट पकड़ो तो उससे ऐसे आएगा, और उसके बाद यहाँ से करो तो दैट इज, फिर ये ऐसे आ जाएगा। फिर जहाँ पे टिप है नील का वहाँ पे जहाँ जहाँ स्किपिंग है वहाँ पर होगा। ये दिस इज ये कोपरनिकस थ्योरी है और केपलर का सिद्धांत है। तो तुमको कोपरनिकस थ्योरी के हिसाब से चाहिए कि केपलर के सिद्धांत के हिसाब से? दोनों के हिसाब से। क्या होता है? तो तुम ये समझो कि ये आगे की ग्रेविटेशन के आगे के चैप्टर्स। अभी पहली लाइन मैंने ग्रेविटेशन की बताई नहीं, तुम ग्रेविटेशन का आखिरी पहुंच जाना चाहते हो जो न्यूटन का सबसे अंतिम नियम है, तो वहां तक नहीं। अभी पहली चीज तो समझो, और यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊँ, क्योंकि कुछ भी पूछ रहा हूँ तुम्हें पता ही नहीं है अभी। तो आप पहले समझो तो ग्रेविटी होती क्या है, दो मास के बीच लगने वाले फोर्स है। धीरे धीरे चलोगे तो सब चीज़ तुमको समझा देंगे। और तुम पहली लाइन में पूछोगे सर ये सब क्या होता है, ग्रेविटी कैसे है, ये सब क्या है, तो मैं कहाँ से समझाऊंगा? क्वेश्चन तुम्हारे बीएससी के हैं या 12th के हैं, लेकिन अभी आपको ग्रेविटेशन का पहली लाइन पता नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ? मेरे पास क्या टूल है? मैं तो बीएससी तक को पढ़ा है, वो सारी बुक्स हमारे पास बीएससी की रखी इसके पीछे सब बच्चे, लेकिन शुरू से पढ़ोगे तो सब समझोगे। और सीक्वेंस छोड़ के नहीं सर वो बताओ, तो मैं तो सोचता हूँ कि सोनल इंटेलिजेंट होने वो पहले बता दो, चलो सोनल, लेकिन फिर वहाँ पे मैं कहीं पे लैप्स कर जाता हूँ जहाँ पर सिद्धांत की बात आती है। तो आप क्रम से समझिए, हर चीज़ हम आपको बता देंगे, ठीक है कि नहीं? आप डाउट नहीं रहने देंगे, जितनी चीज़ें हैं हम आपको एक्सपेरिमेंट से भी हर चीज़ ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा कराएंगे। सर आप समझे इस चीज़ को, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है बताओ? हम वी आर बाउंड टू अर्थ। मान लो कभी ऐसा हुआ है अर्थ में कि किसी माँ ने अपना बच्चा उछाला हो, उछल के चला गया हो और कहीं अरे उछाला था प्यार प्यार में आया ही नहीं नीचे, तो ऐसा नहीं होता। या हम ही खुद ही उछले हो तो पता चला उछलते उछलते मून पहुंच गया, फिर वहां से उछले तो सन पहुंच, ये सब नहीं हो रहा, हम उछल के वहीं आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप उछले हो या रस्सी कूद की हो तो वापस ना लौटे? वी आर बाउंड टू। तो पहली चीज क्या है? मैं बाउंड तो कौन खींच लेता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, मून इज बाउंड टू, मून क्या करता है बताइए? बाउंड टू अर्थ। ये भी लिखो, मून इज बाउंड टू अर्थ Earth is bound to sun. अर्थ। एंड अर्थ इज या बाउंड ये टू भी कह सन। सकते हो कि मून revolves around earth due to gravity। और तीसरी चीज क्या है? That is earth revolves around सन। due to gravity। सर क्या सन का भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अट्रैक्ट करता है? सन की वजह से ही तो सबका कर रहा है। ये देखो, ये बता देंगे, revolves around earth revolves around sun। किसकी वजह से बोलो? Gravitational force. ड्यू टू ग्रेविटी। और चौथी चीज बोलो, टाइड्स ड्यू टू, टाइड्स भी आते हैं कि नहीं, कल दिखाया था, टाइड्स सर हैव ड्यू टू सन एंड मून। सन एंड मून्स ग्रेविटेशन। अब देखो सिर्फ मून से होता है ना। कुछ चीजें और बताएं आपको, क्रम से जितना जितना मुझे मालूम है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा, फिर आप बाद में पूछना। अब देखो इनका क्वेश्चन सही है, शिवांग का ये बता देना। मान लो कि ये रहा अर्थ और ये क्या है? सन। मून। मून के पास भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर उछाली जाए तो वो मून पे गिरती। और अर्थ कुछ भी गिराया जाए, मून पे कोई भी चीज अगर वहाँ उछाली जाए बॉल तो मून पे ही गिरती है। वहाँ उसके पास है, पास रहने से ज्यादा फोर्स होता है, दूर रहने से तो फोर्स कम हो जाता है। अगर तुमने एक बॉल उछाली और इतनी स्पीड से उछाली कि यहाँ तक पहुँच गई, तो समझ आई बात कि नहीं? तो उसके बाद फिर मून का ग्रेविटी उसको पकड़ लेगी, वो मून पे चली जाएगी। मून के ज्यादा पास है ना। अगर मान लो तुमने इतनी तेज फेंकी, तोप में रख के बॉल फेंकी, वो उछलती चली जा रही है। नहीं सकता। तो तोप मैं में भी बता जा रहा हूँ सकता। उसकी एक स्पीड है, वो हो नहीं सकती की बात नहीं करो। कोई भी चीज सैटेलाइट्स भी मूव करते हैं, कहाँ कहाँ चीजें भेजी जाती हैं, मून तक भेजी जाती हैं, सन तक चीजें जा रही हैं। तो अगर कोई इस स्पीड से जाए कि उसको मून की ग्रेविटी के उसकी फील्ड में आ जाए बहुत स्पीड में, तो यहाँ पर वो पहुँच जाएगी और फिर वो वहाँ से फेंके
मान लो रिद्धिमा मून पे खड़ी है, सोनल यहाँ पे, तो वहाँ से बॉलिंग कर रही है, फिर ये यहाँ से बैटिंग कर रही है और बॉलिंग बैटिंग चल रही है, मून टूवर्ड क्रिकेट मैच हो रहा है, सही बात। ठीक है। और एक उसमें वीनस पर लड़का खड़ा हो और श्रेया खड़ी हो किसी जाके जुपिटर पर, कि वो मेरे पास कैसे आ गया, तो ऐसा होगा। लेकिन बॉल बहुत तेज होनी चाहिए, वो तोप के गोले की तरह आग से निकलने वाली। स्पीड जो उसको विराट कोहली बोलो। अच्छा स्पीड जो है बाईपास करने की इस वहां तक पहुंच जाए उस ग्रेविटी तक तो खींच लेगा, यही इनका क्वेश्चन था कि सर ये मतलब शिवांग ने पूछा क्या मून और अर्थ के बीच बैट बॉल खेला जा सकता है, तो हाँ खेला जा सकता सर एक और क्वेश्चन है, जो हम है सर हमें भी अट्रैक्ट करता है अर्थ के साथ, है। हाँ, तो हम क्यों नहीं खिंच जाते हैं? हम हमारा तो ये अगला क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि क्या सर एक ऐसा पॉइंट भी है, सुनो इस चीज को, कि जहां तक पहुंचने के बाद इसका फोर्स और इसका फोर्स इक्वल हो जाए, वो वहीं लटका रह जाए, न्यूट्रल पॉइंट है, सेंटर नहीं है, ये बहुत भारी इससे दूर होगा और इससे इसके पास होगा। इस पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यहीं पर अश्वत्थामा भी लटके हुए हैं, यहीं पर त्रिशंकु भी लटके हुए हैं महाभारत में। वो वहाँ कैसे पहुँच गए? तो वही ऐसा पॉइंट है, अगर वहां कोई चीज पहुंच जाती है तो हाँ, आपको बताया ये तो मिथ है, लेकिन फिर भी मिथ है, लेकिन उसके पीछे भी तो साइंस है कि क्यों उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा गया। ऐसा न्यूट्रल पॉइंट कॉन्सेप्ट रखा गया, तभी तो वहां लट्टा मारा गया। सर मिथ क्या होता है? इसका मतलब है मिथ क्या होता है? किंवदंती, माइथोलॉजी, सही है। अब ये देखो यहाँ पर कोई चीज है, अगर इक्वल फोर्स हो, मान लो तुम इसी छल्ले पे दो तरफ से इक्वल फोर्स लगाओ, तो क्या ये छल्ला कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बीच में रह जाएगा। बीच में रह जाएगा। तो वैसे ही इस पर अर्थ होता है, एक पॉइंट यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है। समझ में आ गया? चार चीज तुमको समझ में आ गई? चलो अब आगे देखो। मतलब कि यहाँ पे अर्थ का भी फोर्स नहीं आ रहा, मून का भी फोर्स नहीं आ रहा। दोनों का इक्वल फोर्स है जो कैंसिल कर रहा है, अच्छा तो वहीं अटक जाएगा। वही अटक जाएगा। अब आगे की बात देखिए, चलो तो सर रॉकेट होता है ना, उसमें तो थ्रस्ट होता है, वो नहीं खींचता है। चलो अभी सब बता दे रहे हैं आप। इसमें तो थ्रस्ट होता है, वो तो कहीं भर जाए। नाउ देखो हमने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बता दिया है। अब आगे देखो, नाउ अब यहाँ पर दिखाया गया है, अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे आओ, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि वाई डू, अगर तुम सीधा किसी चीज को गिराओगे तो क्या छोड़ोगे तो नीचे गिर जाएगा? यस सर। इफ यू ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट गिर तो जाएगा। नीचे गिर जाएगा, और ऊपर अगर थ्रो करोगे अद्रिल, तो फिर वापस नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ऊपर अगर थ्रो जा करोगे, करके फिर तो नीचे गिर गिरेगा। जाएगा। तो ऊपर आके भी नीचे गिरेगा। ऊपर आके स्लो होगा, जीरो हो जाएगी स्पीड, फिर नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली इट कम्स टू बैक टूवर्ड्स। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज Gravity. ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। एवरीथिंग तो कम्स मतलब ग्रेविटी से सब कुछ नीचे ही आता है। yes, it is the force of gravity due to which anything dropped, released or thrown upward ultimately comes to earth. आना सर तो कोई वही भी हो ऑब्जेक्ट जाएगा। गिरता है तो उसमें बराबर फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा, कितना लगेगा वो हम बाद में बताएंगे। नहीं बराबर लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे। बराबर के इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। नहीं मान लो एक बॉल है तो बॉल के ऊपर भी उतना फोर्स लगेगा जितना वो नीचे लगेगा, तो कितना होगा? वो सब अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न बहुत गलतियों को लिए हुए है। अभी मुझे उसके लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट था, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। ऊपर कितना लगेगा, नीचे, तो इसको हमें बताना पड़ेगा सर। समझ में आई बात कि नहीं? उसे हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। सवाल भी तो ठीक आना चाहिए ना हमारे को, नहीं तो हम गलत सवाल भी कैसे। अच्छे सवाल आ सकते हैं। सही है, इसका कोई मतलब नहीं कि बॉल पर ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नीचे। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि कहीं भी फेंका जाएगा देन इट विल कम टू वापस ही इवेंचुअली। आएगा। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? अभी देखो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जो बुक है मैं पूरा समझा दूंगा, ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो कि हम ये भी सीखते हैं। इतना मैथमेटिक्स है उसके लिए। ग्रेविटेशन का हर क्लास में ग्रेविटेशन है। आपको ग्रेविटेशन दिखाएं तो 11th में जो ग्रेविटेशन है 60 पेज का ग्रेविटेशन। अरे नहीं सर, हम ऐसे में पूछे। बस तो सर अगर- 60 पेज की सर यहाँ 2 लाइन की ग्रेविटेशन है। वही 12th में और बढ़ जाएगी, 12th में 100 पेज की हो जाएगी। फिर आगे स्क्रॉल करते रहो, जब बीएससी में पहुंचोगे उंगली थक जाएगी, ग्रेविटेशन नहीं खत्म होगा। तो जितने बड़े हम हैं उतना ही तो सीखें। यस सर। सर अभी तो ठीक है। अब अगला देखो, नाउ ये तो तुमने देख लिया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी किसे कहते हैं? अब एक और चीज बता दें, दैट इज वेट। वेट समझो सोनल,
दैट इज डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कभी तुम आलू का थैला लेके जाते हो तो कभी लगता है कि नीचे कोई खींच रहा है, भारी खींच लगता रही है। तो वो डाउनवर्ड पुल है। तो डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। सर दे लिखवा दिया आपने। डाउनवर्ड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। डाउनवर्ड पुल, अब तुम्हें समझ में आ गया ना? यस सर। ड्यू टू आप दोबारा क्यों लिखवा रहे हो? इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड वेट। अब देखो यही आपके बुक में लिखा हुआ है ग्रेविटी। अब आगे की बात देखिए कि जिस चीज में ज्यादा वेट होगा उसको क्या होगा कि उस, ये स्प्रिंग बैलेंस की बात समझो कि जिस चीज में ज्यादा वेट होगा, अगली स्प्रिंग वाला जरा डायग्राम देखो अपने बुक का। अरे हाँ ये रहा। सर वो ज्यादा स्प्रिंग उसमें स्ट्रेच करेगी जिसमें वेट ज्यादा होगा, मतलब मास ज्यादा होगा ना। जिससे वेट ज्यादा हो पुल करेगा। सर आप सारे मॉडल बना के रख रखे हैं। हाँ मॉडर्न आप देखो कि ये चीज है। अब इसको मैं लटका दूं इसमें तो क्या होगा बताइए? सर स्प्रिंग है। हाँ स्प्रिंग है तो ये इसको स्प्रिंग तो है इसके अंदर और इसमें लटका दूं तो क्या होगा बताओ? सर भारी वाला। और नीचे लटक जाएगा। ये सर और लटक वेट जाएगा। लगेगा इसके से और नीचे लटक ये जाएगा। डाउनवर्ड पुल आप देख रहे हो? यस तो सर। ऐसा तुम्हारे बुक में डायग्राम है? नहीं है ना? ऐसा नहीं। देखो सर, तीन अलग है। डायग्राम है, दिखाओ। सर, पत्थर लग रखा है। पत्थर लगा है उसके अंदर। ये देखो तो जितना ज्यादा है अगर और भी इसमें कर दूं, देखो और कर दिया अब तो और नहीं चला जाएगा। और 100 पे जगह था, है 100 पे था 120 पे चल गया। सही है। तो अगर मैं इसमें कम करता जाऊँ तो कम होता जाएगा। ये देखो कम हो जाएगा, जितना कम करोगे और जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा एक से तो वोल्ट करो। 150 था। जितना चाहोगे आप बढ़ा सकते स्प्रिंग है हो। क्या? और भी इसमें लटका सकते हैं। तो डाउनवर्ड पुल इसको क्या कहते हैं? डाउनवर्ड पुल पुल, आपको डाउनवर्ड बताते पुल। हैं, इट इज स्प्रिंग बैलेंस। अब देखो सर उसमें स्प्रिंग में उस नंबरिंग से क्या पता चलता है? वो उसका वेट पता चलता है। ये देखो इससे क्या होगा? इससे नीचे और नीचे चला जाएगा। और नीचे बहुत सारे। सर लास्ट करना मुझे दे रहे हैं। सही है कि नहीं? बात नहीं खींचो नहीं। ऐसा समझ में आ गया कि नहीं? डाउनवर्ड पुल है कि नहीं? इससे क्या कहेंगे? क्यों रहा है? सही है। मवेशी को खुद भी देखो दूसरों को भी देखो। चलो अब आगे की बात है ना। हाँ तो अभी उसी को देख लीजिए ना। आगे की बात देखें, हैंगिंग स्प्रिंग। ठीक है हो गया ना? देख लिया? अब इनको देख चलो। सर इन्होंने भी देख लिया। ठीक है ना? खेल रहा है उसी के साथ। सर ये ज्यादा गिर जाएगा फिर आपको सर सारा हो जाएगा। सही है। देखो सर गिर जाएगा वो। हो गया ना? ऐसे वो तोड़ने में अच्छा बेटा तेजस नहीं देख पाया। कोई बात नहीं। इनसे मैंने तो कम देख लिया ना उसका। टूट जाएगा बताओ सर। चलो अगला सवाल देखिए। अगर वेट ज्यादा है तो बोलो स्प्रिंग बैलेंस में एक इसे लटकाओ और एक इसे लटकाओ। हाँ तो जो ज्यादा वेट है क्या वो ज्यादा स्प्रिंग बैलेंस का उसमें मेजरमेंट आएगा? यस सर। अच्छा इसमें जितना ज्यादा खींचेगा। एक यहाँ इंडिकेटर लगा दो। तो इंडिकेटर का मतलब है कि एक इसी में कोई रेड मार्किंग कर दो, अब बाहर नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो जिसका कम वेट होगा मान लीजिए ये 10 न्यूटन का दिखा रहा है, तो ये अगर यहाँ से इसमें भी इंडिकेटर लगाओ 1 2 3 तो ये 10 से ज़्यादा ही दिखाएगा। सर तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना। तो इस वजह से तो ये स्प्रिंग बैलेंस किस पर काम करती है? वेट पर। क्योंकि अगर उसको अर्थ ने खींचा ना होता तो क्या तुम इसका मेजरमेंट कर पाते वेट का? No, सबके sir. घर में जब सिलेंडर आता है गैस सिलेंडर तो मम्मी लोग स्प्रिंग बैलेंस बाहर निकाल के आ जाती हैं, कहती हैं ये 13.6 kg का नहीं है, आप मुझसे फोर्जरी कर रहे हो। तो वो कहता है क्षमा करना माता जी, अब अगली बार से मैं 13.6 kg ही लाऊंगा। तो और क्या वो होता है? मतलब वो तुम्हारे घर में भी सिलेंडर को वेट करते मम्मी देखती हैं, नहीं नहीं बगल वाले वैसे एक मशीन होती हम लोग इनकी देखती है हैं। सर। नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे सर वो ये वेट सबके- वाली मशीन ही नहीं ये सबके घर में ये होता है नहीं स्प्रिंग होता। बैलेंस। नहीं है। कैसी बात है? सर सिलेंडर नहीं है हमारे पास। सिलेंडर खींच के ले जाएगा। ये सही है, समझ रहा हूं। इसका एक वजन वाला भी आता है जो 40 रुपए का आता है स्प्रिंग बैलेंस। Yes, से sir. पूरा।
तो उससे क्या देखा जा सकता है? स्प्रिंग बैलेंस है, उससे क्या किया जाता है? 10 किलो तो इसी से नापा जा सकता है। 10 किलो नहीं हो तो हो ही नहीं सकता। अरे आप देखो इसमें वजन होता है तो ये खींच रहा है। मेरे गांव में है सर। देखो, पकड़ो खींचो। सर मेरे गांव में है। 10 किलो तो 5 किलो तक पहुंच नहीं पा रही है। सर मैं खींच नहीं हूं सर। प्लीज एक बार। समझ में आया? ध्यान से खींच सकते हैं बस। अब आगे बढ़ें। एक बार बैक कर दिया इसने। चलो वाह आप इसको पकड़ के चलोगे तब तो गिर जाएगा। मेरे से तो नहीं होगा। अगले पेज पे देखो, जिस स्प्रिंग बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, यस सर बना हुआ है। और ये वही स्प्रिंग बैलेंस है जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये यस सर ये वाला सही है? तो ये क्या चीज है? स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस। बैलेंस है। नहीं कर रहा, ये इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है? जितना वेट लगाएंगे तो वो नीचे आ रहा है इसका, अभी 0 पे। हाँ? समझ में आ गई बात? यस सर। अब देखो, नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो इसमें हमें ये पता करना पड़ेगा 1 न्यूटन 2 न्यूटन अलग अलग वेट निकालना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जरा हर चीज को देखें तो क्या लिखा है? हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 0.1 न्यूटन और बिटवीन दिस हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मास। तो इसमें देखो 5 डिवीजन। चलो अब आप इसमें देखें, मान लो इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर आप न्यूटन का देखें तो क्या है? न्यूटन तो बना नहीं, इसमें केजी का बना हुआ है। अगर आपको केजी को न्यूटन में बदलना है, ठीक है, देख लो आप इसको देखिए, ये सब केजी के हैं, ये सब क्या हो रहा है? अगर इसमें अलग अलग देखो, इधर न्यूटन का बना हुआ है, न्यूटन का खुद भी देखो, पीछे भी दिखाओ। सर एक इसमें देखो न्यूटन, पीछे भी ये तो आराम से खिंच जाएगा। न्यूटन देखो लिखा है, न्यूटन बस चक्कर खा के जाओगे। अरे तो आप देखो ये तो ऐसे ही खिंच जाएगा। हिंदी पावर भी पाएगा। 1 केजी में 10 कितना ही है? ये तो बहुत आराम से खिंच जा रहा है। सही है। अरे सर ये तो अब आपको बता दें, ये देखो न्यूटन देख लिया ना आपने। अब देखो आगे की बात देखो, अब एक श्रेया इधर ध्यान दीजिए। अगर वेट का फार्मूला देखो, मास इनटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट का फार्मूला क्या है? मास इनटू जी। और सर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पता चलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये जरूरी है। हाँ, अर्थ के लिए ये। तो अगर सुनो इस चीज को, तो वेट कितना हुआ? 1 केजी का वेट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। हाँ तो 10 न्यूटन। 1 किलो की चीज पर डाउनवर्ड कितना? अगर हम 20 किलो के हैं तो बोलो हमारा वेट कितना है? करेक्ट। देखो सुनो, तुम आगे जा रहे हो, उसने बता दिया कि 20 × 10 करके बोल दिया, वो 200 न्यूटन की है। अगर तुम 25 केजी को तो कितने न्यूटन के? बोलो 250 न्यूटन। अगर आप 20 किलो की बाल्टी उठा लेते हो पानी की तो आप कितना न्यूटन वेट उठा? 200। तो बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अगर हमको सर तो मैं 600 न्यूटन की। अगर तुम 30 किलो की हो तो 30 इंटू तुम्हारा वेट कितना है? 30। वेट कुछ लोग कहते हैं मेरा वेट 30 केजी है, ये गलत बोल रहा है, उन्हें न्यूटन में बदल के वो बोला। वेट हमें वो बात समझ आ गई? बोलते न्यूटन में किसी को पता। न्यूटन में अगर हमें बोलना चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करके 10 किलो मास का वेट कितना होगा हेमंत? 10 किलो मास का तो 10 × 10। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देखो फाइंड वेट ऑफ, किसका वेट? ऑफ 10 केजी। सर आप ये छोड़ दोगे ये वाला। हाँ, फाइंड वेट ऑफ 10 केजी मास। अब आंसर देखो, वेट का फार्मूला क्या होता है? फाइंड वेट ऑफ 10 kg मास। इट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या जी ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर मैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सर तो 10 kg into 10 ms जो माइनस कर तो दैट इज 100 न्यूटन। बोलो समझ आ गई? इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जिसको चाहिए तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड एग्जैक्ट।
सर तो वो 10 ms वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं लिखना। हैं? ग्रेविटी कसी नहीं। हां ग्रेविटी दे- 10 बहुत प्रिसाइज कही जाएगी तो 9.8 है। चलो नहीं कहा जाएगा तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग आ जाते हैं स्प्रिंग बैलेंस पर। तो स्प्रिंग बैलेंस में तुम्हें अभी जितने स्प्रिंग बैलेंस हमने देखी, न्यूटन वर्ड लिखा था। यस सर। तुम किसी से न्यूटन निकाल सकते हो। अगर किसी का वेट 100 न्यूटन है तो उसका मास कितना है? मास 10 है। फिर से समझो, अब अगला सवाल पूछा जा रहा है। मास इफ वेट इज, किसी का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, तो सोनल फाइंड इट्स मास। इट्स मास इक्वल्स 10। ऐसे लिखोगे, वेट इज mg, बोलो w की जगह क्या लिखोगे? W की जगह 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लिखेंगे। 100 और न्यूटन। mg की जगह क्या लिखोगे? अब m की जगह कुछ नहीं लिखोगे, g की जगह 10। हां तो g तो परमानेंट है। तो बोलो जब कोई चीज किसी से मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाती है? Divide. 100 by 100 divided by 10 तो equals अगर ये 10. 0 से 0 कट गया तो तो बोलो 10 मास बचेगा। कितना आ गया? Mass equals 10. बोलो दोनों चीज खुद कैलकुलेट कर लोगे ना? Yes, मास sir. दिया जाएगा मास तो 10 तुमसे kg वेट है। पूछा जाएगा, मास दे देंगे तो वेट कर और वेट दिया जाएगा तो तो मास मास करेंगे। पूछा जाएगा। सही है? सर अगर तुम 300 न्यूटन की हो वेट है। तो तुम्हारा वेट कितना माना 30 जाएगा? kg. 30 Gravity के के लिए जानना चाहिए। सर हम बेसिक एक काम कर सकते हैं, लास्ट के डिजिट से 1.50 के 0 लगा देंगे, चलो। पॉइंट लगा देंगे। अब आगे का सवाल देखें। नाउ देखो, इस टेबल पर आइए, मास और वेट दोनों दिया है। ये रहा तो बताओ, अर्थ पर 1 केजी की चीज है तो उसका वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। अब ये देखो, तुमको एक बात बता दें कि जो g है, g ऑन अर्थ कितनी है? 9.8 है। बुक ने 10 ले ली तो मैं भी 10 ले लेता हूँ। और मून पे 1.6 है। लिखी तो ये टेबल को दिखा तो सर रहा हूँ। है ना वहाँ पे लिखी जी ऑफ मून पर बताओ इसकी वैल्यू। 1.6 न्यूटन। क्योंकि मून पर उतना अमाउंट ऑफ मैटर नहीं, तो उतनी ग्रेविटी नहीं लगा पाता, वो हल्के से खींच पा रहा है। तो ये मून पर अगर तुम्हें किसी का वेट चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करना, ये जी लेना। ओके सर। और अर्थ पे चाहिए, अर्थ पे 10। अर्थ पे 10 लेना, मून पे चले जाओ तो 1.6 लेना। 1.6 लेना। क्या और किसी प्लेनेट पर दिया है? सर, यस सर। सर मार्स का दिया है, वीनस का दिया है, मास जुपिटर का दिया कितना है। है? 3.8 न्यूटन। 3.8 न्यूटन। इसका 3.8 तो मैं जी की वैल्यू लिख रहा हूँ, बाकी मल्टीप्लाई आपको जी की वैल्यू है। इसका मतलब है जो मार्स है वो भी अच्छा खासा है। मार्स को देख के बताओ सोनल, वो अर्थ के बराबर उसमें भारी है कि हल्का होगा? क्योंकि ये 9.8 या 10 लगा लिए, सिर्फ 3.8 लगा ग्रेविटी रहा है। कम लगाएगा ग्रेविटी कम लगा रहा है, क्योंकि उसमें मास नहीं है। उतना मास नहीं है, लगभग कम मास है। अब देखो वीनस कितना लगा रहा है? वीनस 9 ms माइनस जो भी। सर उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं जो आपने लिखा है? ये- ms वाला। ये दैट इज ग्रेविटी ऑन अर्थ, ग्रेविटी ऑन मून। नहीं वो ms वाला। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। मीटर पर सेकंड। मीटर क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? ये तो तुमने देखा वीनस में कितना होगा? वीनस पे 9 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 9 मुझे मीटर प्लस बताओ, अगर माइनस जुपिटर है तो क्या तुमको जुपिटर भारी लग रहा है? ये सर सबसे भारी है इनमें तो। और कल हम लोगों ने देखा भी था जुपिटर में बहुत सारी अर्थ आ सकती हैं, करीब करीब काफी आ गई थी। 1000 आ गई थी ना सर 1 लाख जुपिटर। जुपिटर पर सर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब ये देखो, अब ये तो सब पे जी की वैल्यू है। अब तुमको टेबुलेट करना है कि इन सभी पर बोलो, ये तो तुमने जी लिख दिया, और अगर मास 1 kg है तो सब पर वेट बताओ। देखो मास कितना ले लिया? 1 kg 1 kg, तो इस पे वेट निकालो। वेट ऑन अर्थ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। m into g 10 न्यूटन जीई क्यों? ग्रेविटी ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ इज मास नहीं बदलता किसी चीज का, अमाउंट ऑफ मैटर या एटम बदल डालोगी किसी के, वो तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो तो उतने ही रहेंगे ना। सर जब लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन होता तो बदल जाता है। तब बदलेगा, अभी नहीं बदलेगा। दैट इज 1 into यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो। तो अब देखो बुक में आंसर देखो, क्या 10 न्यूटन दिख रहा है? Yes, sir. इनको मल्टीप्लाई करने से न्यूटन आता है। सर तो मतलब ms जो मतलब मीटर पर सेकंड वो स्क्वायर सब पर उसकी जगह इन न्यूटन। सब तो
इसका केजी हुआ और इसका मीटर पर, इसको मिला के न्यूटन ने अपना नाम दे दिया। बोले इतना, हाँ ये केजी में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको प्रोडक्ट किया तो मीटर। अच्छा बताओ वेट ऑन मून के लिए क्या करोगे? वेट ऑन मून के लिए 1.6 न्यूटन मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। देखो बुक में 1.6 न्यूटन है। वेट ऑन मार्स, अब मार्स को पूरा लिखो, m into g on Mars सही है। उसी देखो क्या वेट जगह जगह बदलता रहता है, यस सर। और मास तो नहीं बदलता है। वेट ऑन वीनस बताइए आप। वेट ऑन वीनस इक्वल्स 9 न्यूटन। तो ये 9 न्यूटन हो गया। और वेट ऑन जुपिटर 25.4 न्यूटन। 25.4 तो दैट इज 1 into दैट इज, इतना तुमको सोनल समझ में आया है? हम लोग सीरियली समझे तो सब समझ में आ जाएगा, उसी में बस समझो। बाकी तो मैं बता ही दूंगा। अभी हम 3 साल है हम, और मैं तो पूरा ट्रेन कर लेंगे। टाइम से समझेंगे क्या जल्दी। अगला पेज निकालो। इतना तुम्हें समझ में आ गया ना सबके वेट? Yes, सबका sir. जी की वैल्यू अलग है क्योंकि सबका अमाउंट ऑफ मैटर अलग है। हाँ बोलो। कब से? परसों से। सही है। अब देखो अगले पेज पे आइए कि एक लाइन और लिखो। देखो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। Difference between mass and weight. Mass is amount of matter contained in anything. Mass क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। Amount of matter, जिसमें ज्यादा एटम्स होंगे उसमें ज्यादा मास और होगा। सर वेट क्या है? Contained in a body. देखो वेट क्या है? इट इज डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड पुल ड्यू टू ग्रेविटी। मास हैज नो डायरेक्शन। मास कोई 1 किलो आलू है क्या किसी डायरेक्शन में? 1 किलो आलू नो सर। है नीचे की। बहुत अच्छा बताया इसे, बहुत जानती है। सर तो हमने लिखा तो वो तो लिख दिया ना। हाँ, वेट हैज डायरेक्शन। तो जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर। मास वेट हैज डायरेक्शन। किधर डायरेक्शन होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बताओ। सो इट इज वेक्टर। ये क्या हुआ? वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे फोर्स उसमें डायरेक्शन है। टाइम में कोई डायरेक्शन है? तुम किसी से कहोगे नॉर्थ में 7 बज रहा है, साउथ में इतना बजे, इधर देखो तो उधर इतना। सर लेकिन Direction वेक्टर है ना? डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। मास हैज नो डायरेक्शन। तो ये कैसा हुआ बोलो? इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? सर वेक्टर्स तो लेकिन डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ वो भी वेक्टर होते हैं, ये भी वेक्टर। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। जिसमें डायरेक्शन है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर। अगली चीज देखें, यूनिट ऑफ मास क्या होती? बोलो। यूनिट ऑफ बहुत अच्छा। अंकित हर चीज जानते हैं, एकदम बारीकी से हर चीज पढ़ रहा है। मास की यूनिट ऑफ वेट इज और इसकी होगी वेट न्यूटन होती है। न्यूटन। वही अंकित भी बोल रहा है, ठीक है। न्यूटन। मास डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और वेट वेरी फ्रॉम place to place. सही। सर तो मतलब प्लैनेट पर फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। अर्थ पे भी पोल पर अलग मास है। है? हाँ ये देख लो, अर्थ पे जो पोल पे इसकी वैल्यू है उस वो है दैट इज 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और समझ में आई बात की नहीं? सेंटर में भी लगे। हाँ, दैट इज 9.81। यहाँ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ 9.79। तो मतलब कि पोल के लोग मोटे होते हैं। पोल पे ज्यादा वजन आएगा। अच्छा। ये अर्थ की बात समझ आई बात। और हम इसका एवरेज ले रहे हैं।
पोल करो पूछो क्या बात कर रहे हैं चौथी चीज क्या बताई आपने, इनका क्या डिफरेंस बताया? बता नहीं रहे हो। That is, हाँ वेट टू प्लेस mass does not vary सर मास वैसे तो सेम रहेगा लेकिन वेट जो है वो वेरी करेगा। from place to place। जबकि इसमें बताओ, सर वो वेट वाले में सेकंड में वो क्या लिखा है? वेट तो चेंज होता है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है। वेट डाउनवर्ड होता है, किसी चीज का वेट क्या होता है? ये वेट है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। जो डायरेक्शन नहीं होता उसे स्केलर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर कहते हैं। ये बताओ, वेट क्या वेरी करता है जगह जगह? यस सर। होता है वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और बताइए, क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है? ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही है जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर होगा, तो उसका मास तो कभी जीरो नहीं होगा। चेंज हो सकता है ना। और क्या उसका वेट जीरो हो सकता है? यस। अभी मून का बताया, यहाँ अगर आए तो ना इस पे इधर पुल आएगा ना इधर न्यूट्रल पॉइंट। सर मास का भी तो हो सकता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन। वो वेट वेट में भी आ जाता होगा ये देखो, इट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। वहां पर बिल्कुल जैसा वहाँ पे वो स्पेसशिप ग्राम पे चला जाता है, है, तो स्पेसशिप जीरो में में भी कोई आ जाता आदमी होगा। तैरते रहते हैं ना, कल्पना चावला, वो कहीं इधर उधर जाती है क्या? ग्रेविटी क्या होती है? नहीं होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना सोचो, मास किसी चीज का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हेमंत किसी चीज का वेट क्या जीरो हो सकता है? यस हो सर। सकता है शायद हो न्यूट्रल सकता है। पॉइंट या स्पेसशिप में। समझ में आई बात कि नहीं? सर लिफ्ट मास अगर भी तो freely गिर रही होगा लेकिन तो अगर तुम बीच मास में आ गिरोगे जाओगे तो वहाँ। फिर सामान ही नहीं लिफ्ट पे रहेगा चिपक के नहीं रहोगे, बस टूट जाए ना तार। सर न्यूक्लियर रिएक्शन में तो लेकिन मास जीरो हो जाता, मास कम हो जाता है ना। वो तो न्यूक्लियर पांचवी रिएक्शन चीज की बात देखो। हो रही है Any object can not have zero mass. Any object can have zero weight. वेट जीरो किसने नहीं, मास जीरो नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसी जगह करो, बना है तो वो उसमें एटम है। हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम होंगे, और किसी जगह ऐसी जगह चले जाओ इंटरस्टेलर स्पेस पर जहाँ आसपास कोई प्लेनेट ही ना हो, तो वहाँ वेट जीरो, कोई ना हो दूर दूर तक प्लेनेट, तो तुम्हारा वेट कौन लेगा? एकदम वैक्यूम हो। हाँ, वैक्यूम की बात नहीं, आसपास प्लेनेट भी ना हो। तो एनी ऑब्जेक्ट, अगला लिखिए, एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव जीरो मास। और पांचवी चीज, दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। आपको एक क्वेश्चन ये करना है, एक क्वेश्चन ये करना है, और एक क्वेश्चन ये, तीन करना है। चलो, सर एक वर्ड तो छोड़ देना। वर्ड्स सब आप कीजिए। मास इक्वल्स टू सर टाइम हो गया। टाइम तो तुम्हारे लिए है। सर हो गया टाइम। अरे सर सच में टाइम सर हो गया सर। सर लिख नहीं पाते थे। फिर लिख नहीं पाते क्योंकि फायदा नहीं है फिर देने का। पहला वाला क्वेश्चन नहीं तो सर दूसरा ले लीजिए, दूसरा सर दूसरा तीसरा कर लेंगे। सर दूसरा तीसरा। हाँ दूसरा तीसरा कर लेते हैं। उसके लिए टाइम है। सर सबसे अच्छा। सर कौन सा टाइम नहीं है, सोच सोच के इसका बढ़िया। और ये एक तो सर करिए। प्लीज सर हम सेकंड थर्ड कर रहे हैं ना, ठीक है? पहला करो। कितने से होगा? हैं? टाइम हो गया सर। टाइम हो सर टाइम हो गया। सर हम दूसरा तीसरा करेंगे। करो दूसरा तीसरा। और वेट का डिफरेंस करना है करना ही नहीं है। यही करो, पहला सवाल करो। देखो, नहीं सर। जितना लिख सकते हो लिखो, दे दो। ओके सर। जो आते हैं लिख दो, उसी पे हम करेक्शन करेंगे। उसमें ही 2-3 बच्चे फ्री निकल आएंगे, कोई तो दे दूंगा। एक और स्प्रिंग बैलेंस किसके पास? सर एक तो है ना। और एक आपके पास। सर कितने लिखूं? तीन? जितना तुम्हें आता है लिख दो, मैं उसी पे करेक्शन कर दूंगा कि ये पता कर दूंगा कौन तेज है। सर कोई तेज नहीं है।
ये मुझे ये पता करना है श्रेया से ज्यादा तेज कौन सा है। मेरे तो सभी देखते हैं नहीं आपको पता है क्या है चलो ये दिव्या फर्स्ट प्रभात प्रभात बहुत तेज है। कितने आते हैं तुमको? 8 से देंगे। पांच है, तुम्हें जितने आते हैं लिखो। ये लो अनिकेत, अनिता, चलो कर लिया तो दे दो। सर मैं 3 लिख देती हूँ। आशीष बहुत तेज होते हैं। सर मैं 3 लिख दूँ। ठीक है।